हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज कंटिन्यू करते हैं हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड रिलीजन। तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आज हमारा ये लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि यथार्थवाद के रूप मतलब आक्रामक और रक्षात्मक के रूप में यथार्थवाद जिस अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें सिन ली जॉस और स्टेवन ई मिल द्वारा क्या किया गया, तो यथार्थवाद को दो रूप में रखा है। पहला है आक्रामक और दूसरा है रक्षात्मक यथार्थवाद। जो दोनों के बीच में क्या है मतभेद, राज्य की नीतियों में क्या होता है, हमें अंतर देखने को मिलता है, जिसके अनुसार हम इसे क्या करेंगे परिभाषित यानी कि इसके डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। अगर हम पहले बात करें कि जो हमारा आक्रामक यथार्थवाद है वो हमेशा किस पे प्राथमिकता देता है, तो वो अपनी सुरक्षा पर प्राथमिकता का देता है। वह मानता है कि जो राज्य है वो आमतौर पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और करना भी चाहिए। अपने संसाधनों को वो क्या करता है, अपने संसाधनों को विस्तारित करने के लिए वो किस पर जोर देता है, तो जबरदस्ती के माध्यम पर वो जोर देता है। कहने का मतलब ये है कि जो आक्रामक यथार्थवाद की जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या है कि कोई भी जो राज्य है उसका क्या है, जो पहला प्राथमिकता है वो क्या है, वो अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करे, और दूसरा क्या है जबरदस्ती मतलब किसी जबरदस्ती के माध्यम से क्या करे, वो अपना जो विस्तार है यानी कि अपने संसाधनों का विस्तार को क्या करे, वो बढ़ाता रहे। जैसे कि आज के टाइम अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की यही रणनीति एक विस्तारवादी की रणनीति, जब वो क्या करता है जबरदस्ती क्या करता है दूसरों के संसाधनों पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि उसने क्या कर रखा है, तो जो तिब्बत है, तिब्बत पर उसने क्या कर रखा है जबरदस्ती अपना कब्जा कर रखा है और उसके माध्यम से वह अपना संसाधन बढ़ा रहा है। जैसे कि लद्दाख पे भी उसने क्या कर रखा है, तो जबरदस्ती का कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पे जो आक्रामक यथार्थवाद है वो यही बता रहा है कि जो वो आक्रामक यथार्थवाद की जो विचारधारा है उसमें ये कहना चाहता है कि अब सबसे पहले क्या करें कि जो भी राष्ट्र यथार्थवाद का पर जो वो आक्रामक यथार्थवाद पर जो विश्वास रखता है वो क्या करे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे और जबरदस्ती के माध्यम से क्या करे, वो अपने संसाधनों का विस्तार करता रहे। यदि कोई राज्य ऐसा करने में विफल होता है, यानी कि ऐसा कोई राज्य करने में क्या करता है सफल होता है यानी फेल होता है, तो क्या करेगा, तो उसका जो अस्तित्व है वो क्या पड़ सकता है, तो खतरे में पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, तो चाइना जो है वो ताइवान पर आक्रमण करके उसे जबरदस्ती कब्जाने की रणनीति में है। यदि चाइना इस चीज में विफल होता है तो वो क्या करेगा, तो उसका जो संसाधन है तो वो क्या होगा, तो उसमें उसको काफी हानि यानी कि काफी नुकसान देखने को मिलेगा। यही उदाहरण अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखें, जब जर्मनी के द्वारा क्या फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखें, जब जर्मनी के द्वारा क्या किया गया था, वॉर स्टार्ट किया गया था, तो उसमें क्या था, तो उसमें भी अपने संसाधनों को बढ़ाने की जो रणनीति थी, जबरदस्ती संसाधनों की बनाने की जो रणनीति थी, उसके कारण क्या था, जिसमें जर्मनी को क्या हुआ, तो एक विफलता यानी कि वो विफल हुआ, तो उसके कारण उसको क्या हुआ था, तो काफी नुकसान देखने को मिला था। और जो जबरदस्ती के माध्यम से जो विस्तार करने संसाधनों की जो विस्तार करने की जो नीति है, इसके कारण क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या होता है, तो कंपटीशन को क्या मिलता है, तो प्रोत्साहन मिलता है। आगे हम बात करें, जहां पे अगर हम दूसरी ओर बात करें, जो राज्य मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अंत सुरक्षित मौजूद है, वे अपनी नीतियां में क्या करते हैं, वो रक्षात्मक रणनीति अपनाते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री क्या है, वो एक क्या है, जो पीसफुल कंट्री है, वे जो भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाते हैं, तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, अपनी सुरक्षा को बनाए रखना है, ना कि विश्व स्तर पर एक ऐसे माहौल को उत्पन्न करने की जिसमें क्या हो, तो हथियारों की और संघर्ष शामिल हो जाए। जबकि जो भी राष्ट्र क्या करते हैं, रक्षात्मक यथार्थवाद पे विश्वास रखते हैं, तो वो अपनी जो सैन्य क्षमता को बढ़ाते हैं, तो उनका जो प्रमुख मकसद होता है यानी कि जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वे अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता और अपने अस्तित्व की वो क्या कर सके, तो रक्षा कर सके, ना कि दूसरों के संसाधनों पर जबरदस्ती कब्जा करने की नीति उनकी रहती है।
रक्षात्मक जो यथार्थवाद है, देश अपनी न्यूनतम विश्वसनीय निवारक शक्ति सुनिश्चित करने के लिए ही केवल उतनी ही सैन्य क्षमता बढ़ाते हैं जितना कि उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी होता है। जैसे कि हमारी कंट्री क्या करती है, हमारी कंट्री भी क्या है, तो ये नव रक्षात्मक यथार्थवाद को वो फॉलो करती है। इसमें क्या है कि हमारी कंट्री जो भी अपने आर्म्स को डेवलप करती है, अपनी जो मिलिट्री पावर को बढ़ाती रहती है, तो इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि वो अपनी संघ प्रभुता, अपनी अखंडता और वो क्या करे, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके, ना कि किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके अपने संसाधनों के विस्तार करने की नीति पर वो अपना सैन्य क्षमता नहीं बढ़ाती है। तो इस चीज का पालन हम इंडिया, अगर हम रक्षात्मक यथार्थवाद की विचारधारा की बात करें तो हम इसे अपनी कंट्री से रिलेट करके देख सकते हैं, और जबकि वहीं पे अगर हम आक्रामक यथार्थवाद की बात करें तो हम इसे चाइना से रिलेट करके देख सकते हैं किस प्रकार से आज चाइना की जो रणनीति है वो जबरदस्ती हड़पने की नीति है। अगर हम वहीं बात करें कि जो विदेश नीतियों का जो अध्ययन करने वाले जो स्कॉलर्स हैं और जो संकट की स्थितियों की जो जांच करने वाले स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये कंक्लूजन निकालते हुए कहा है कि जो आक्रामक यथार्थवाद का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, आमतौर पर क्या करता है, एक नए चैलेंजेस को क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है, यानी कि एक नए संकट को क्या कर सकता है, तो पैदा कर सकता है। और वहीं अगर हम और संकट की स्थिति यानी कि जो प्रॉब्लम्स की जो सिचुएशन है उसको बढ़ा सकता है। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है कि अगर हम रसिया और यूक्रेन के बीच की बात करें तो आज के टाइम पे क्या है कि काफ़ी हद तक क्या होगा, तो संकट दोनों के साइड से क्या हो गया, तो बढ़ गया है। तो इसमें क्या करता है, जो भी आक्रामक यथार्थवाद वाली जो नीति है वो हमेशा क्या करता है कि जो संकट वाले जो सिचुएशन है यानी कि जो प्रॉब्लम्स वाले सिचुएशन है उसको हमेशा बढ़ाने में मदद करता रहता है। उनके रवैये की से जो सक्रिय रहता है, यानी कि उनका जो जैसा भी रवैया रहता है उससे वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, जो रक्षात्मक यथार्थवाद है वो केवल वो राज्य क्या करते हैं, केवल अपने प्रगतिशील रणनीति को अपनाते हैं। जैसे कि हमारी जो कंट्री है वो क्या करती है, वो डेवलपमेंट सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने डिफेंस यानी कि अपने डिफेंस में वो इतना ही बढ़ाती है, अपने डिफेंस को उतना ही, मतलब डिफेंस में वो उतना ही खर्च करती है, यानी अपने जो मिलिट्री पावर है उसको उतना ही बढ़ाती है जिससे कि वह अपनी रक्षा कर सके। वहीं पे अगर हम यथार्थवाद के दोनों पहलू को माने तो वो क्या है, तो मानव के स्वभाव में प्रभावित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि जो प्रत्येक राज्य है वे अपने राष्ट्रीय हित के संरक्षण और संवर्धन को सर्वोच्च मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि सत्ता के द्वारा ही राष्ट्रीय हित की रक्षा की जा सकती है। यथार्थवाद का मानना है कि जो राज्य के बीच जो संघर्ष है वो क्या है, एक सशस्त्र सत्ता यानी कि एक ऐसा सच है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि एक ऐसा सच है जिसे हम मतलब नकार नहीं सकते। और प्रत्येक राज्य शक्ति के संतुलन को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करता है। अगर हम यहाँ पे जो ये लाइन है कि प्रत्येक राज्य अपने शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करता है, यदि हम इसको कोल्ड वॉर के टाइम से रिलेटेड करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा इतने आर्म्स डेवलप किए जा रहे थे एक दूसरे को ध्यान में रखे, जिसके कारण क्या हो कि विश्व स्तर पर उनका वर्चस्व स्थापित हो जाए, जिसके कारण क्या था कि विश्व स्तर पर क्या हुआ था, तो शक्ति के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया था, जिसमें क्या था कि अगर यूएसए अगर 2 वेपन्स बनाता था तो यूएसएसआर 4 वेपन बनाता था, सिर्फ इसीलिए ताकि अगर यूएसए आक्रमण करता है यूएसएसआर पर तो वो भी उसको उसको जवाब दे सके और काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सके। इस तरीके से क्या था कि दोनों देश को ये पता चल गया था कि अगर दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण करता है तो दोनों देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो शक्ति संतुलन है वो एक दूसरे की रक्षा के लिए, यानी कि जो शक्ति संतुलन है वो एक दूसरे पर आक्रमण होने से क्या करती है, बचा करके रखती है। जैसे कि आज के टाइम पे देखें कि हमारी कंट्री पाकिस्तान और जो चाइना है तीनों एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो इसलिए अगर हम जितने बार भी वॉर हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, लेकिन किसी में भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हम सबको ये पता है कि यदि एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगी तो दूसरा कंट्री भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकती है। तो इस भय से क्या होगा कि दोनों ही कंट्री को क्या होगा, हानि नुकसान, काफ़ी भारी नुकसान का सामना
करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, तो विश्व स्तर पर एक शक्ति संतुलन बना रहता है और वह अपनी शक्ति यानी कि अपने आर्म्स मिलिट्री को, सैन्य क्षमता को बढ़ा करके विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। यह दूसरे शब्दों में सत्ता की क्या है, प्रधानता हासिल करने के लिए है। जैसे कि जब हम कोल्ड वॉर की बात करें तो उसमें क्या था, जो दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो इसी बात के लिए चल रहा था कि विश्व स्तर पर कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा और मतलब किसका वर्चस्व स्थापित रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें लेकिन हमारा जो आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद के बीच में क्या है, एक बुनियादी अंतर देखने को मिलता है, जो कि जैसे कि आक्रामक यथार्थवादी जो देश है वो क्या करते हैं, अपनी जो पहली प्राथमिकता वो क्या किस पर देते हैं, जबरदस्ती साधनों की मदद से अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने सैन्य ताकत और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करने के लिए आक्रामक नीतियों को अपनाते हैं। हम यहाँ पे सीधा सीधी चाइना को रिलेट करके देखें तो आज के टाइम पे जो चाइना की रणनीति है वो ठीक सेम इसी प्रकार से हमें देखने को मिलती है। चाइना क्या कर रहा है आज के टाइम पे, वो अपनी सैन्य क्षमता तो बढ़ा ले रहा है, लेकिन वो क्या करता है, कम इंटरेस्ट पे क्या करता है, अपने से पड़ोसी वाले देशों को लोन दे करके वो क्या करता है, उसको और मतलब लोन ट्रेड में वो क्या करता है, उसमें फंसा लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसको ईजिली एक्सेस मिल जाता है उस कंट्री के लैंड पर। तो उससे क्या करता है कि जिसके कारण वो क्या कर सकता है, चाइना और उसके संसाधनों को हथिया सकता है। जैसे कि चाइना ने आज के टाइम पे क्या कर रखा है कि उसने पूरे पाकिस्तान को क्या कर रखा है, अपने लोन ट्रेड में पूरी तरीके से फंसा रखा है, जिसके कारण क्या है, चाइना को एक ईजिली एक्सेस मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर आने का। वहीं पे अगर हम एक रक्षात्मक यथार्थवाद की बात करें, वो राज्य क्या करते हैं, खुश और संतुष्ट है यदि इनकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता अच्छी तरीके से सुरक्षित है। जैसे कि हमारी कंट्री है, यहाँ पे हम डायरेक्ट अपनी कंट्री से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री पे अगर कोई भी बाहरी ताकत आक्रमण नहीं करती है, हमारी अखंडता, हमारी संप्रभुता पर हानि नहीं पहुँचाती है, तो हमारी कंट्री क्या करेगी, हमारी जैसी कंट्री कभी भी न्यूक्लियर वेपन यानी कि अपने आर्म क्षमता को, यानी कि अपनी जो मिलिट्री पावर्स है उसको कभी भी उतना नहीं बढ़ाएगी। लेकिन जो भी रक्षात्मक यथार्थवाद पर विश्वास रखने वाली जो कंट्री हैं वो अपनी मिलिट्री पावर्स को सिर्फ इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि वह अपनी आत्मरक्षा को कर सके। उन्हें लगता है कि उनकी सैन्य क्षमता और शक्ति को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी राष्ट्र है जो कि क्या करते हैं, रक्षात्मक यथार्थवाद पर विश्वास रखते हैं, उनको ये लगता है कि अपनी सैन्य क्षमता और शक्ति बढ़ाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास जितनी भी जो सैन्य क्षमता है, जो भी सैन्य पावर है, उससे वह अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। जो भी रक्षात्मक यथार्थवाद पर जो राज्य है जो विश्वास करते हैं, उनका जो मेन मकसद होता है वो सिर्फ यही होता है कि वह अपनी आत्म सुरक्षा यानी आत्मरक्षा कर सके। जैसे कि हम भारत की अगर परमाणु न्यूक्लियर वेपन, जैसे कि नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन की जो पॉलिसी को हम अगर देखें तो उसमें भारत ने क्लियर किया रखा है कि जो हमारे पास जो परमाणु न्यूक्लियर वेपन है, हम उसका इस्तेमाल उस कंट्री पर कभी भी नहीं करेंगे जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। हम उस कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन कभी यूज़ नहीं करेंगे जो हम पे यूज़ ना करे। लेकिन हाँ, यदि युद्ध के टाइम पे कोई कंट्री हम पे न्यूक्लियर वेपन यूज़ करती है तो हम उस कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये क्या है, तो ये भारत की एक न्यूक्लियर परमाणु जो नीति है वो इस बात को दर्शाती है कि भारत क्या करता है, भारत क्या है, भारत की जो रणनीति है वो एक रक्षात्मक यथार्थवाद की रणनीति है। यानी कि वह अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो क्या करती है, अपने आर्म्स को यानी कि अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम आक्रमक यथार्थवाद की बात करें तो वो पहला प्रयोग क्या करता है, वो जबरदस्त मतलब अगर हम बात करें कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा जो अपनाई गई जो अमेरिकी की इराक नीति है से हमें यह स्पष्ट होता है कि जो आक्रामक यथार्थवाद अपनी पहल पर क्या करता है, बल प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाता है। अगर हम आगे बात करें केथेन वेल्टस को
को नव यथार्थवाद का क्या माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। उनके विचारों के अनुसार जो कि 1979 को रक्षात्मक यथार्थवाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वेल्टस का तर्क ये है कि जो विभिन्न देश हैं जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि वे अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है कि जैसे हमारी कंट्री ने क्वाड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, जिसमें कि 4 कंट्री है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो इन चारों कंट्री का जो ग्रुप है, इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, वो इसलिए है ताकि वे अपनी सुरक्षा को क्या कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, और इसीलिए वे अपनी शक्ति को क्या करते हैं, तो बढ़ाते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू वेल्टस के अनुसार ही माने तो राज्यों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही होती है। वे अधिक सापेक्ष लाभ नहीं चाहते, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो अन्य देश उनके खिलाफ क्या करेगा, तो गठबंधन बना करके उन पर आक्रमण कर सकता है, और वे उनके हितों के लिए क्या होगा, तो उनके हितों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये देखें कि भारत एक पावरफुल कंट्री होने के साथ साथ यदि वो और भी पावरफुल कंट्री के साथ वो अपने मिलकर के सैन्य क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि आज के टाइम पे जो क्वाड है, वो क्वाड का जो मेन मकसद है वो क्या है, चाइना को टैकल करने का है। क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो क्या करता है, जो उसकी जो विस्तारवाद की जो नीति है उसके वजह से वो क्या करता है, वो जितने भी उसके आसपास के जो कंट्री हैं जो कि चाइना से कम पावरफुल हैं, तो उस पर वो क्या करता है, आक्रमण करके उसको कब्जाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए उसको टैकल करने के लिए क्या है, तो भारत और यूएसए ने मिलकर एक क्वाड जैसा ग्रुप बना रखा है। अगर यदि चाइना ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको एक जवाब दिया जा सके। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टस के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि यदि जो रक्षात्मक कंट्री है, यानी कि जो रक्षात्मक यथार्थवाद का जो विश्वास रखने वाली कंट्री है, यदि वे अगर अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ज़बरदस्ती दूसरों के संसाधनों को हड़पने के लिए अपने सैन्य गतिविधि यानी कि सैन्य क्षमता को बढ़ाता है, तो जो उससे जो छोटे और कमज़ोर राष्ट्र हैं वो क्या कर सकते हैं, और भी राष्ट्रों के साथ मिलकर के एक ग्रुप बना करके उस कंट्री पर आक्रमण कर सकते हैं। वेल्टस के अनुसार जो रक्षात्मक यथार्थवाद के विपरीत आक्रामक यथार्थवाद की जो वकालत किसने की है, तो मेर्साइमर के द्वारा 2001 में की गई थी। उनका तर्क यह था कि दुनिया की जो संरचना है वो ऐसी है कि शक्तिशाली राष्ट्रों को अपने सापेक्ष शक्ति बढ़ाने के लिए पहल करने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाता है, और यदि आवश्यक हो तो वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बल यानी कि जबरदस्ती दूसरों के संसाधन यानी कि आक्रमण का यानी कि युद्ध का प्रयोग यानी कि दूसरी कंट्री पर युद्ध करके मतलब युद्ध का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पे जो रक्षात्मक और आक्रामक यथार्थवाद के बीच के जो अंतर को वेल्टस ने तर्क से और अधिक क्या किया है, उजागर कर दिया है। राष्ट्रों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो केवल क्या है, अस्तित्व नहीं, वे अस्तित्व है। और जो हमारा मेर्साइमर का तर्क है वो क्या है कि शक्तिशाली राष्ट्र केवल अस्तित्व से ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपना अध्यापित स्थापित करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया। तो अब इसमें हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जो हमने इसमें डिस्कस किया है वो किया है कि यथार्थवाद कहते किसे हैं, यानी कि हमने इसमें रियलिज्म की डिफिनेशन देखिए कि रियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यथार्थवाद है उसका जो विश्वास है, मतलब जो यथार्थवाद का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। यथार्थवाद का जो हमने इसमें मीनिंग देखा वो क्या था, तो यथार्थवाद का जो मतलब होता है फिर हमने इसमें जो यथार्थवाद का क्या देखा कि हमने इसमें यथार्थवाद की जो उसके अर्थ को समझने की कोशिश की, जिसका जो मतलब होता है यथार्थवाद अवधारणा 20वीं शताब्दी में आदर्शवादी अवधारणा के विश्वास में आई थी, और इसका जो मानना था कि वो क्या था कि मानव का स्वभाव ही दोषपूर्ण है, और यथार्थवाद विश्व राजनीति को इस नजरिए से देखती है जो हमें यह बताए वास्तव में विश्व
राजनीति किस प्रकार की है, किस प्रकार की नहीं। वहीं पे हमने यथार्थवाद को समझते हुए ये देखा था कि जो यथार्थवाद का मानना है कि विश्व राजनीति कभी भी खत्म न होने वाली क्या है, राजनीति संघर्ष व शक्ति है, क्योंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और इसका स्वभाव शुरू से ही क्या है, स्वार्थी रहा है तथा यह अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए क्या करता है, तो शक्ति और राष्ट्रीय हित पर बल देता है। फिर हमने इसमें देखा था कि इस एच कार के अनुसार यथार्थवाद क्या है। फिर किस तरीके से हंस जे मार्गेंतु ने वो एच कार की परिभाषा को आधार मानते हुए अपनी यथार्थवाद की परिभाषा दी थी, जिसमें हमने क्या किया था, हंस जे मार्गेंतु के 6 प्रिंसिपल की भी इसमें हमने डिस्कस किया। फिर ये देखा कि एशियंट हिस्ट्री में यानी कि एशियंट टाइम में यथार्थवाद की यानी कि हमने इसमें ये देखा कि एशियंट हिस्ट्री यानी कि एशियंट में यथार्थवाद का जो विचार था वो किन किन स्कॉलर्स के द्वारा यानी किन किन विद्वानों के द्वारा दिया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि 20वीं शताब्दी में किस प्रकार से यथार्थवाद का पूर्ण जागरण यानी कि फिर से विकास होता हुआ हमें दिखा। इसमें हमने मार्गेंतु के 6 प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया था। जब मार्गेंतु का जो पहला जो सिद्धांत था, जिसमें हमने क्या किया था, मार्गेंतु का जो हमारा पहला सिद्धांत था वो क्या था, यानी कि राजनीतिक पर कानून का जो वर्चस्व होता है और कानून की जड़ें मनुष्य के स्वभाव में होती है, इसलिए मनुष्य अपने अनुसार क्या करता है, कानून का निर्माण करता है। और हमने क्या किया था, दूसरा सिद्धांत में हमने ये देखा था कि जो यथार्थवाद भी मूल रूप से राष्ट्रीय हित और शक्ति के लिए संघर्ष पर आधारित है। और तीसरा सिद्धांत क्या था कि जो राष्ट्रीय हित समय के अनुसार क्या है, बदलते रहते हैं, इसलिए मनुष्य शक्ति से अपना नियंत्रण अन्य मनुष्य पर रखना चाहता है। चौथा सिद्धांत जो था मार्गेंतु का वो क्या था, नैतिक नियम राज्यों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी राजनीति करता है, इसलिए अपने हितों को ध्यान में करता है, इसलिए अपने हितों को ध्यान में रखकर नीतियों का संचालन करता है। पांचवा सिद्धांत क्या था कि एक राष्ट्र की जो नैतिक आकांक्षाओं और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है, क्योंकि विश्व के नैतिक मूल्य है उनसे राष्ट्र मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों के लिए कोई विकल्प नहीं है, विकल्प अपने हितों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो छठा सिद्धांत क्या था मार्गेंतु का, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो स्वायत्तता में क्या है, विश्वास करता है। इन्होंने राष्ट्रीय हित को पाने के लिए शक्ति को वही स्थान दिया है जो अपने प्राचीन किताबों में लिखा गया है। ये चाहते थे कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में देखना चाहते थे। तो ये था मार्गेंतु का, हमने इसमें 6 प्रिंसिपल भी डिस्कस किया, जिसके बेस पे क्या था कि मार्गेंतु ने यथार्थवाद की जो विचार अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उसके बाद हमने देखा था कि जो अंतरराष्ट्रीय के क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का अध्ययन हमने इसमें डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसमें जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया, तो कि मेजर एलिमेंट्स क्या है यथार्थवाद के। फिर उसमें जिसमें हमने 2 देखे थे, एक था राष्ट्रीयवाद और दूसरा क्या था, सर्वाइवल। और फिर उसके बाद हमने क्या आज डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि यथार्थवाद में जो आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर 2 को क्या कर लिया, तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल जो हमारा वीडियो रहेगा वो कौन सा रहेगा, तीसरा चैप्टर रहेगा, जिसमें हम न्यू रियलिज्म यानी कि नव यथार्थवाद को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।